Lecture 8, question number 2. XYZ entered into an operating lease. XYZ lesser है. XYZ entered into an operating lease with ABC Limited on Yekam January 2012. The asset was purchased for rupees 500 on the same date. The lease term is as follows. Inception of lease Yekam January 12. Lease period 3 years. Useful life 10 years. Annual rental 50, 42, 30. बस छोड़ दें. आगे आइए, 12 का सवाल शुरू हो गया. पहले 4 पॉइंट्स को डब्बा बना के यानी लेफ्ट पे कोई साइन लगा लें. बस IS 12 का सवाल शुरू हो गया. पहले 4 पॉइंट्स लीज के हैं, पहले इन्हें करते हैं. आज भूल जाएं कि IS 12 कोई चीज है, भूल जा. ओके, अच्छा भाई, 5वां, 6वां, 7वां पॉइंट इग्नोर कर दें. अच्छा बताएं जी, वैसे चेक कर लेते हैं ऑपरेटिंग लीज है भी या नहीं. 3 को अगर 10 से डिवाइड करें तो जवाब 75% से कम आ रहा है. 50, 42 और 30 को अगर जमा करें और इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले तो 500 से कहीं कम आ रही है. ऊपर जाएं 500. उसका जवाब भी नो आ गया. ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होनी और परचेज ऑप्शन भी नहीं है तीसरे साल के एंड पे, और एसेट स्पेशल नेचर का भी नहीं है. तो 1 से लेके 4 तक जितने पॉइंट हैं इनका जवाब आया नो. भाई एक सफा ले आओ, उधर इधर भी ला दो सेकंड रो में. तो इन सब का जवाब है नो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज. इसलिए इसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग लीज. ओके, तो बस ठीक है. ऑपरेटिंग लीज की बताएं अकाउंटिंग क्या होती है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखें या इंस्टॉलमेंट लिख के रेंटल इनकम निकालें. नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं. अब आप इंस्टॉलमेंट्स लिख के रेंटल इनकम पर ईयर निकाल लें. जल्दी जल्दी करें, ये लेट आने वालों से पहले पहले खत्म करना है, उनको पता भी ना चले क्या हुआ. ओके जी, पहला किराया कब आएगा? 31/12/12 को. जी ओके, हमने कितने बाय किए हैं? कितने में से? 2.5 में से. जी बोलें. 80%. जी एक पेज ला दें. 80%. चलें जी, पहली लाइन पढ़ें, पोस्ट करें. भाई आप दोनों आगे आ जाओ ना. 40.7 रहने देना. पता नहीं कौन सी करेंसी में सवाल करवा रहे हैं. 41 रुपीज इन मिलियन में तो नहीं है सवाल. 40 रुपए तो साथ वाले की जेब में भी होते हैं. ओके आगे चलें जी. रेंटल इनकम अकाउंट बनाएंगे. ये रेंट रिसीवेबल. शर्माते क्यों है, बोला करें. रेंट रिसीवेबल. पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश. फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम. पहले कैश रिकॉर्ड करेंगे फिर इनकम.
जी बोलें, ये क्या है? रिसीवेबल है। इज इट रिसीवेबल और अनअर्न्ड? अनअर्न्ड रेंटल इनकम। ओके, पहले साल की फर्स्ट रो में आ जाए, जगह कम है उधर, फर्स्ट रो में आ जाए। पहले साल की जनरल एंट्रीज करवा दें 2012 की जनरल एंट्रीज। 1 जनवरी 12, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने का? 500। 31/12/12। ये नोट देना पड़ेगा फॉर बोथ अनअर्न्ड एंड रिसीवेबल। आई एंड माई साथ वाला is using word receivable। unearned और receivable के लिए मैं receivable का लफ्ज़ यूज कर रहा हूं। Okay. It's all about जनरल एंट्रीज। अभी भी आप भूल जाएं कि IAS 12 कोई चीज है, कल छुट्टी कर लेना भाई। अभी भी आप भूल जाएं कि IAS 12 क्या चीज है, अभी भी भूल जाएं। आप सिर्फ मुझे अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना दें और अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट एंड लॉस में बता दें क्या आता है आगे जाने से पहले। अच्छा जी, कौन सी लीज है?
जनरल एंट्रीज की तरह ना देखें, ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या बताया था पहले दिन, कीप द एसेट इन द बुक्स। किताबों में क्या नजर आएगा, एसेट। किताबों में क्या नजर आएगा, एसेट। बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा, और या रेंट रिसीवेबल नजर आएगा या अनअर्न्ड नजर आएगा। इट इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों P acquired investment in S on Jakam July 12, 2 साल पहले, when the retained earning of S were 140 million। सारे हजरात इधर देखें बहुत अटेंटिवली। भाई S की ना ये होती है टोटल रिटेन्ड अर्निंग। आज के बाद मैं सोच रहा था यहां टोटल लिखना शुरू कर दूं। S की होती है टोटल रिटेन्ड अर्निंग। टोटल में ओके, वर्किंग नंबर मे बी एनी वन। करंट टैक्स की कैलकुलेशन जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले 110। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/2012। okay, I'm using blue marker for what the accountants have done। जी बताएं, अकाउंटिंग वालों ने ऑपरेटिंग लीज में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या डाला होगा। अकाउंटिंग वालों ने ऑपरेटिंग लीज में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या डाला होगा, रेंटल इनकम और डेप्रिसिएशन। रेंटल इनकम को मैं कैसे रिवर्स करूं, लेस करके। रेंटल इनकम कौन सी, स्ट्रेट लाइन बेसिस वाली, उसे मैं क्या कर दूं, रिवर्स। और क्या रिवर्स करूं, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो सिंपल थिंग, जो कल मैंने आपको आखिर में एक चीज बताई थी, सिंपल थिंग कि अकाउंटिंग वाले क्या कर चुके हैं उसको रिवर्स कर। फिलहाल सबर सबर, अभी फॉर्मेट नोट करने दें। और अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में क्या शो कर रहे होंगे, पीपी ऑन। और अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में क्या शो कर रहे होंगे, रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल इनकम। ये टी काउंट से आया करेगी, अनअर्न्ड रेंटल इनकम। क्लियर? ओके, अब आप मुझे बता दें व्हाट इज द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, 50। व्हाट इज द रेंटल इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, 41। What is carrying amount of PP owned? जी बोलें, 500 माइनस 50 कितनी आ गई, 450। What is the carrying amount of unearned rental income? ये टी काउंट से आया करेगी, टी काउंट से आया करेगी, 9। It's over. This is the accounting of operating lease. This is the accounting of operating lease. ये operating lease की accounting है जो आपके सामने है। अब टैक्स वाले क्या चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
तो भाई पिछले 15-20 मिनट हो गए क्लास शुरू हुए, अभी तक हमने IAS 12 की कोई बात नहीं की। सिंपल बात की है कि ऑपरेटिंग लीज की जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, ऑपरेटिंग लीज से बैलेंस शीट क्या बनती है, ये आपको बनवाई हुई है, और ऑपरेटिंग लीज में प्रॉफिट एंड लॉस में जो जा चुका है उसे रिवर्स कर दें, रिकॉर्ड नहीं करना, डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी है, लेस नहीं करनी। रेंटल प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, कल आपको कहा था कि लेसर जो है, लेसर इस आंख से तो अकाउंटिंग के रूल्स देखता है, इस आंख से टैक्स के रूल्स देखता है। तो लेसर ने क्या कहा था, लेसर ने कहा था कि बैलेंस शीट भी बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाओ, टैक्स व्यू। लेसर की नजर में कोई लीज फाइनेंस नहीं है, कोई ऑपरेटिंग नहीं है, एज पर टैक्स अथॉरिटीज। तो लेसर ने बैलेंस शीट में क्या कहा था, क्या शो करो, एसेट बस। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहा था रेंट रिसीव्ड शो करो, और प्रॉफिट एंड लॉस में कहा था डेप्रीसिएशन टैक्स रूल्स वाली शो करो। तो इख्तलाफ तो आएगा भाई, इख्तलाफ तो आएगा। वो स्ट्रेट लाइन वाली रेंटल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिसीव्ड वाली रेंटल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अनअर्न्ड रिसीवेबल भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो आया वही किराया कमाया। डेप्रिसिएशन में भी इख्तलाफ आ गया, वो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ये इनका अपना ही कोई डेप्रिसिएशन का रेट होगा, ये अपने डेप्रिसिएशन रेट के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, हेल ऑफ डिफरेंस, बट लकीली चीजें सारी वही हैं। अब फॉर्मेट्स में सोच लें, डेप्रिसिएशन कौन सी वाली और रेंटल। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इधर देखें, कल वाली क्लास चली थी, अब हमने क्या करना है, बोले हमने क्या करना है, टैक्स के एतबार से रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करना है और टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। चलें जी, रेंट रिसीव्ड बताएं किस से रिकॉर्ड करूं, रेंट रिसीव्ड किस साइन से, एड से। उसके लिए आपने क्या करना है, रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करने के लिए आपने देखना है साल कौन सा चल रहा है। साल भाई चल रहा है 12 के साल का रिसीव्ड ढूंढ लें, 50। तो इट इज रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितना, 50, और लेस कर दें किन की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों जी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। कॉस्ट बताएं, रेट जी, अच्छा अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑपरेटिंग लीज बहुत मजे की चीज है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, देख लें इधर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, रेंटल इनकम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, रेंटल इनकम ऑन कैश बेसिस। तकरीबन टैक्स वाले भी ऑपरेटिंग लीज ही मानते हैं उसको, लेकिन उनका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, डेप्रिसिएशन के रेट भी अलग हैं, रेंट भी अलग बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। बाकी बड़ा आई कैचिंग किस्म का आज बना है, कल नहीं इतना अच्छा आई कैचिंग बना था। डेप्रिसिएशन, रेंट, लेकिन थोड़ा इख्तलाफ के साथ। ये कौन सी, ये यूजफुल लाइफ, लेसर याद है, लेसर हमेशा किस पे डेप्रिशिएट करता है, यूजफुल लाइफ। और ये टैक्स वालों के अपने डेप्रिसिएशन के रेट होते हैं, वो पता नहीं कौन से होते हैं, उसमें यूजफुल लाइफ की कोई वजह नहीं होती जी। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट, 94। ओके, इधर आके बताएं क्या करना है, आप खुद बताएंगे। उधर क्यों देख रहे हैं, कल वाली क्लास ली हुई है, इधर आके बताएं क्या करना है। बस टैक्स वाले बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, बोले एसेट शो करेंगे जी, एसेट की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन 425। अच्छा इधर देखें, किराया आया कितना था, टैक्स वालों ने इनकम में कितना डाला, टैक्स वालों ने इनकम में कितना डाला, 50। इज देयर एनी रिसीवेबल और अनअर्न्ड, नेवर।
कभी भी नहीं होगा। कल आपको मैंने टैक्स वालों की बैलेंस शीट बना के दी थी, कभी भी नहीं हो सकता रिसीवेबल अनअर्न्ड, बिकॉज वो कौन सी बेसिस फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। Rent will be taxed on receipt basis, so there is no question of receivable. Now it's over. बस ये ब्लू से जो अकाउंटिंग वाले चाहते थे मैंने वो कर दिया था, रेड मार्कर से मैंने 3-4 लाइनें लिखी हैं, ये टैक्स वालों की ख्वाहिश थी। बाकी अब सवाल मैं नहीं करा आगे, डिफरेंस का कॉलम और टैक्स का कॉलम हमने आज क्वेश्चन 1 करना है, बड़ा मेन क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नहीं करा मैंने। हाँ जी, हाँ दोनों मान तो रेंट रहे हैं, हाँ ट्रीटमेंट का डिफरेंस है। तो प्रॉफिट्स का 110 प्रॉफिट है, इधर 94 प्रॉफिट है। वो कह रहे थे 110 कमाए, कह रहे 94 पे टैक्स दें। इधर आओ, हाँ इसको भी चलो भी चल। ओके जी, अब 1 मिनट दीजिएगा आप, जरा अटेंटिवली देने हैं बस, छोड़े पर ये बातें तो आप नोट कर ही लेंगे। कल मैंने आपको बताया था टैक्स वाले क्या कहते हैं लेसर के बारे में, आई ओन एसेट, आपने याद की होगी बार बार बात, एक दफा पढ़ भी ली होगी तो काफी है। आई ओन एसेट, आई विल रिकॉर्ड रेंट रिसीव्ड एज एन इनकम, ये कल मैंने आपको बताया था, एंड आई विल डेप्रिशिएट द एसेट एज पर माय ओन रूल्स, टैक्स रूल्स। ये 3 बातें बताई थी। इन 3 बातों के बुनियाद पे जरा थिंक कि टैक्स वालों की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। एसेट, आई ओन एसेट, आई विल रिकॉर्ड रेंट रिसीव्ड ऑन रिसीट बेसिस, ऑन नॉट स्ट्रेट लाइन बेसिस, एंड आई विल डेप्रिशिएट द एसेट एज पर टैक्स रूल्स। ये बात छोड़ के, ये बात सोच के साइड पे फेंक दें। अच्छा, अब सवाल आ गया पेपर में ऑपरेटिंग लीज का, व्हाट यू आर सपोज टू डू। सोचें ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, वो तकरीबन लेक्चर 6-7 में बता दिया था, लेसर विल कीप द एसेट इन हिज बुक्स, और किराया कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है तो रिसीवेबल अनअर्न्ड। इस बुनियाद पे इजी मार्क्स गेन करें और बैलेंस शीट में पीपीई और अनअर्न्ड लिख दिया करें, इजी मार्क्स गेन हो गए। नंबर 2, अब आप सोचें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, तो बैलेंस शीट में पीपीई नजर आ रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्शन जाएगी, और बैलेंस शीट में अनअर्न्ड या रेंट रिसीवेबल नजर आ रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में रेंटल इनकम जाएगी। अब क्या करें, सिंपल, ये वाले रेंटल इनकम रिवर्स कर दें, जनरल एंट्रीज से देख के कुछ नहीं करना, ये वाली रेंटल इनकम रिवर्स कर दें, और डेप्रिसिएशन अगर जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई तो यूजफुल लाइफ वाली डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दें, रिवर्स कर दें। ये ब्लू से करके फारिग हो गए, यू विल गेट द हाफ मार्क्स, आधे मार्क्स आपको IFRS 16 आने की बुनियाद पे मिल गए। अब आप सिंपल सोचें, ये टैक्स वाले क्या चाहते हैं, दिस इज व्हाट दे रिक्वायर, तो रेंट रिसीव ढूंढें, रिकॉर्ड करें ऐड के साथ, डेप्रिसिएशन के रेट ढूंढें टैक्स वालों का, और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें और एसेट को शो कर दें, लेकिन एसेट में से अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन माइनस नहीं करनी टैक्स वालों। सो वेरी सिंपल,
दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। कल वाले नोट्स का सफा पलटें, कल वाले नोट्स का सफा पलटें। फाइल एक बनाई हुई है आपने, उसमें लगे हुए हैं, उसमें सबसे ऊपर वाला सफा ये होगा क्योंकि आज वाला अभी आपने नहीं लगाया हुआ। निकालें, एक फाइल बनाई हुई है, बैक की अगली जिप में होगी कहीं। ओके, इस पेज को पलटें और पेज नंबर 2 पे आए। ये पेज दीजिए। ओके, ये ऊपर ना जनरल एंट्रीज हुई हैं, ये काट दें, ये जनरल एंट्रीज काट दें। 2 बड़ी बड़े डब्बे कटवा रहा हूं, बहुत बड़े बड़े डब्बे, ये सारे काट दें। इस तरह आपने नहीं सोचना, पहले मैं इस तरह करवाता था, अब छोड़े परे, इस तरह आपने नहीं सोचना। 2 बड़े बड़े डब्बे काट दें। ये डायग्राम आपको बनवा दी थी इसकी जगह मैंने कल, लेसर लेसी जब बनाया था, बड़ा सा लेसर छोटा सा लेसी। ओके, करंट टैक्स, ऑपरेटिंग लीज, कम हियर। करंट टैक्स, कौन सा करंट टैक्स आज हमने सीखे? ऑपरेटिंग लीज वाला। नंबर 1, ऐड क्या करें? ऐड क्या करें? देखे देखे देखे। और ऐड क्या करें? लेस क्या करें? कौन सी? देख रहे हैं सफेद की तरफ, स्ट्रेट लाइन में से। और क्या लेस करें? टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, नीचे आए, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। एसेट शो करेंगे, कैरिंग अमाउंट, टिक लगा हुआ है। टैक्स बेस भी आएगी, देखें ऊपर, टैक्स बेस भी आएगी। अनअर्न्ड या रेंट रिसीवेबल आएगा अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों का। समझ आ गया? तो इट इज अ फॉर्मेट, इट इज अ फॉर्मेट विच यू आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज। लेफ्ट पे आए, कल क्या पढ़ा था? ऐड क्या किया था? रेंट रिसीव्ड कर दे, बल्कि इसको ज्यादा अच्छा लफ्ज। ऐड क्या किया था? रेंटल इनकम नहीं, रेंट रिसीव्ड। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे रेंट रिसीव्ड, इनकम को काट के रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ऐड किया था, याद है? कल होमवर्क के सवाल में भी ये किया होगा। और इंटरेस्ट इनकम लेस की थी, और टैक्स वालों की, और नीचे भी इसी तरह। एसेट अकाउंटिंग वालों की बुक्स में नहीं आ रहा था, अकाउंटिंग वालों की बुक्स में क्या आ रहा था? लीज रिसीवेबल। और भाई नाउ यू हैव टू मेमोराइज इट ऑल। अब आपने ये सारा मेमोराइज करना है। अकाउंटिंग वालों की अगर बैलेंस शीट आती है वो सोच लिया करें, ये फॉर्मेट्स 2 3 4 दफा जाके बनाएं ताकि आपके फिंगर टिप्स पे हो क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज आपने लेस करनी है। ओके, आज वाले सवाल की तरफ आ जाए। अच्छा, एस की किताबों में किसको पेएबल आ रहे हैं? लिख लेना, पेएबल टू एल का मतलब पेएबल टू पी। एल को काट के बेशक पी लिख लें और डीएल को काट के बेशक एस लिख लें। और फिक्रा वहां से पढ़ना है जहां बुक्स की बात हो रही हो। जी, बुक्स किसकी हैं? एस की। अब नीचे आंसर हो रहा है, आज लेस सी रिवाइज कर लेते हैं। होमवर्क वाला सवाल कितने लोगों से ठीक हो गया था? जरा हाथ में। ओके भाई, होमवर्क अगर आप नहीं कर रहे ना तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पेपर में टाइम का इशू आ रहा है, बच्चों को टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेज ना होने की वजह से कम प्रैक्टिस की वजह होमवर्क ना करना, होमवर्क ना करने की वजह मोबाइल, मोबाइल की वजह इंटरनेट, इंटरनेट की वजह हुकूमत। नहीं नहीं, इंटरनेट की वजह सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और यूज ना करें। आपको अंदर से इतना मजबूत होना चाहिए कि, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, बिलाल इंजीनियर, खिलाने पिलाने की फिक्र करते हैं आपको, अपने आप को अंदर से मजबूत करें। बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड earned profit before tax ये लेसी और लेसर के करंट टैक्स की वर्किंग मंडे को जबानी सुनी जाएगी। क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं,
और अगर किसी ने ना सुनाई या फिर कह दिया जाएगा रजिस्टर पे लिखें, और किसी ने ना सुनाई तो उसकी बड़ी क्लास होगी। लेसी और लेसर की करंट टैक्स की वर्किंग का फॉर्मेट। लेसर का फाइनेंस लीज कल की है, लेसर का ऑपरेटिंग आज की है, लेसी रिवाइज कर लेते हैं, लेसी इस सवाल में रिवाइज कर लेते हैं। बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू 50 million ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड द ड्राफ्ट अकाउंट्स टू फाइनेंस मैनेजर along with the information which he believes could be useful in determining the amount of taxation required. Prepare journal entries in the respect of taxation. Oh, पूरी जर्नल एंट्रीज नहीं करनी, सिर्फ दो करनी है, करंट और डेफर्ड की बस। Prepare journal entries in respect of taxation. Prepare a reconciliation. Reconciliation. 15 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 2010, क्वेश्चन नंबर आई कैप क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 13 ये सवाल जो है वो 4 एतबार से इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का स्प्रिंग 2010 में आया है, क्वेश्चन बैंक का 13.9 है और हमारे लेक्चर 8 का क्वेश्चन 1 है, 4 एतबार से इंपॉर्टेंट है। बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने पीबीटी कमाया 50.1, अकाउंटिंग डिप्रीसिएशन इज 10 million। पॉइंट 3 में आए, टैक्स डिप्रिसिएशन इज 7 million, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन इज, टैक्स डिप्रिसिएशन इज 3 में आए हो आप, ओके। टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स ओन्ड बाय कंपनी 7 million, ठीक है जी, ओन्ड को अंडरलाइन कर लिया। A motor vehicle costing 1 million. Okay, which करंट टैक्स की वर्किंग। हर गाय मुतवज्जे हो जाए और मुझे ये बताएं कि आप लोग इधर देखें, आप लोग आईएएस 16 को कैसे डील करते हैं आईएएस 12 में। आईएएस 16 में अकाउंटिंग वाले क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन, और टैक्स वाले भी डेप्रिसिएशन। तो हाउ यू डील विद आईएएस 16, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ओन्ड का मतलब आईएएस 16, लीज का मतलब आईएफआरएस 16। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और बोले टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। इट इज हाउ यू डील विद आईएएस 16 इन करंट टैक्स वर्किंग। क्लियर? ओके। जरा फॉर्मेट भी रिवाइज कर लें। और इसी तरह वेट आपने देखना कैसे चल रहा है। And it's all. So watch IAS 16 in IAS 12. Watch, man. Watch. IAS 16 in IAS 12. IAS 16 in IAS 12. Clear? एसेट दोनों मानेंगे। पी को नहीं मिला या पी ने गुड्स भेज दी हैं, एस को नहीं मिली, ये दो वजूहत हो सकती हैं इसकी। अब ये आपने साथ वाले को समझानी है कैसे। तो मैं उस मकसद के लिए यूज नहीं कर रहा जिस मकसद के लिए पहले यूज करता था, वैसे ही चेंज करने लगा मार्कर। आईएफआरएस 16 में लेसी क्या करता है ये बता दे। नॉर्मल लीज में क्या क्या माइनस करता है। नॉर्मल लीज लेक्चर 1 लीज का, वो पहली क्लास जिसे ना पाए थे तैयार होके पहली दफा FR2 पढ़ने, रोजाना याद किया करेंगे उस दिन से। इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करता है? लेसी। इसको रिकॉर्ड किया रहने दे या रिवर्स करें? रिवर्स करें। क्या
इंटरेस्ट एक्सपेंस जो राइट ऑफ यूज एसेट है, ऐसे ही आपके समझने के लिए सुनते रहिएगा बार बार, पहले 2-3 दफा ये फिक्रा सुने। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। अब आप 12 और 19 को देख रहे हैं या 90 और 595 को देख रहे हैं? 12 और 19 को देख रहे हैं। पहले तो ये समझ लें, शोहर कह रहे हैं मैंने तुमसे 19 रुपए लेने हैं, माइनस ना करो। हमने कहा चलो ऐड कर देते हैं, हमने तो कर ली हुई है माइनस। टैक्स वाले क्या चाहते हैं, इसकी जगह क्या माइनस करो? क्या? रेंट पेड, जो इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लफ्ज आता है, रेंट पेड। चलो जी, लेसी भी रिवाइज हो गया। आप बताएं, अगर आपको मैं मंडे को पूछूं कि लेसी का ये मुझे जबानी सुना दें, यू कैन सुना जबानी, इंटरेस्ट और डिविजन ऐड कर दें और रेंट पेड माइनस कर दें। इट इज लेसी। एंड इफ यू कम इन बैलेंस शीट्स, तो लेक्चर 1 सोचो लेक्चर 1 क्या क्या आ रहा था? राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। राइट ऑफ यूज ने डेप्रिसिएशन को प्रोड्यूस किया था और लीज लायबिलिटी ने इंटरेस्ट को प्रोड्यूस किया था। राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। और अगर एडवांस का सवाल हो तो इंटरेस्ट पेबल। आप बोल नहीं रहे आज, आप बोल नहीं रहे। मैं तो बड़ा फ्रेश, हफ्ते को बंदा बड़ा फ्रेश होता है। ओके, राइट ऑफ यूज, खुशी होती है ना, इतवार को सारा रिवाइज करेंगे। टीचर सोच रहा होता है अगले हफ्ते के सारे लेक्चर्स की प्लानिंग करेंगे, फिर उसको पूरे हफ्ते एग्जीक्यूट करेंगे। इतवार का दिन तो सुबह सुबह ही पढ़ने बैठना पड़ता है, टीचर को भी बच्चों को भी। राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल। अच्छा जी, IAS 38, मोबाइल वाले भाई, IAS 38 इंटेंजिबल्स, सुबह सुबह मोबाइल। IAS 38 इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स ओन्ड इंटेंजिबल्स की बात करता है। सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ठीक है, तो इंटेंजिबल्स IAS 38 हमारे सिलेबस में है। उधर भी सेम बात है जो IAS 16 में है। क्या सेम बात है? अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग वालों की बोले रिवर्स होगी। इसी तरह अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ओन्ड होते हैं ये भी, और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन लेस होगी। ये भी हमने खरीदे होते हैं, लीज पे नहीं लिए होते। सॉफ्टवेयर खरीद लिया, बाजार से जाके खरीद लिया, इसकी भी लाइफ होती है, लाइसेंस 5 साल का लाइसेंस मिला। ओके, सिमिलरली बैलेंस शीट में बता दें क्या आएगा, बस इंटेंजिबल ओन्ड, खरीदे में ओन्ड की जरूरत नहीं, बस इंटेंजिबल्स। सो ब्लैक से आपको क्या नजर आ रहा है? IAS 16। क्यों लड़ाई है? डेप्रिसिएशन रेट की वजह से, और कोई मसला नहीं। क्यों लड़ाई है? अच्छा, IFRS 16 क्यों लड़ाई है? बेस पे ही लड़ाई शुरू हो गई, वो लीज ही नहीं मान रहे, तो कह रहे हैं इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन रिवर्स करके क्या रिकॉर्ड कर लो? रेंट। बेस पे ही लड़ाई होगी। क्लियर? IAS 38 क्यों लड़ाई है? जो IAS 16 में लड़ाई है, डेप्रिसिएशन के रेट में वहां फर्क है, यहां अमोर्टाइजेशन। चलें जी, हमारा आज वाले सवाल का फॉर्मेट तो मुकम्मल हुआ। प्रोड्यूस करें, और ये दोनों बातें ना उर्दू में लिखें जो मैंने अभी बोली हैं। वर्किंग 7 हेडिंग दें ऊपर और लिखें रिप्रोड्यूस क्वेश्चन, और ये नोट करें। ये वर्किंग 7 है, ऐसी टाइम जाया करने के
कैसे आना हुआ? भाई आज के होमवर्क में आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं IFRS 16 के, वो जो आपने फोटोकॉपियर से लिए हैं। ये होमवर्क सारा आसान सा है, यू कैन डू इट टुडे एज वेल। तो ये जो एमसीक्यूज हैं इनमें सुन ले बात, इनमें प्रेजेंट वैल्यू सवाल में दी हुई है, तो अगर सवाल में प्रेजेंट वैल्यू दे दे तो फिर निकालने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज में मैंने देखा था प्रेजेंट वैल्यू लेकर कुछ और रही है, दी कुछ और हुई है। तो एमसीक्यू में शायद वो एक्सपेक्ट करे कि प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं दे दूं तो फिर बच्चा उसको निकालेगा नहीं, क्योंकि पहले ही उसके अंदर टाइम बड़ा कम होगा। तो जिन सवालों में प्रेजेंट वैल्यू दी हुई उनको निकालिएगा मत, उसी को सही एज्यूम करके सवाल को आगे सॉल्व कर दीजिएगा। और लीज का बड़ा सफ़ा कौन पढ़ लेगा छुट्टी में, कल के दिन निकाल के पढ़ लिया? ओके। फिर नीचे बैलेंस शीट वाला पोर्शन अच्छी तरह याद करें, किसकी बैलेंस शीट में क्या आता है, किसके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। उसमें डिसमेंटलिंग का लफ्ज़ एक दो जगह आएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, वो भी हमने नहीं पढ़ी बात। ओके, पढ़ाकू हो गए आप लोग। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। टेस्ट है, बिल्कुल है, कल मैं बताना भूल गया, परसों से बन रहा टेस्ट। बनाने में ऐसे मगन हुए, बताने में ही भूल गए। सिर्फ लीज का होगा, सिर्फ लीज का होगा, घंटे का। ओके, क्या मतलब? या लेसी का होगा उसमें नॉर्मल लीज होगी, या लेसर का होगा उसमें फाइनेंस या ऑपरेटिंग होगी, और क्या होना लीज टेस्ट में। अच्छा जी, बिलाल इंजीनियरिंग लिमिटेड पॉइंट 1, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 10 million and tax depreciation is 7 million. Watch here, accounting depreciation is and tax depreciation is 7 million. Accounting depreciation is 10 million and tax depreciation is 7 million. And profit is 50 million. Next, 2. A motor vehicle costing 1 million was taken on lease in those are no. The related clauses of the lease agreement are as under. Annual installment of 0.3 million is payable annually in advance. माशाल्लाह, ये पुराने जमाने के सवाल थे, आजकल ऐसे सवाल नहीं आते। Annual installments is payable annually. अच्छा जी, ये पुराने जमाने के सवाल हैं, अब सही आते हैं। अच्छा जी, एनुअल इंस्टॉलमेंट इज पेबल एनुअली। जिनको समझ नहीं आई उनको छोड़ें, आप लोग आगे चलें, अपना करें काम। भाई एडवांस का सवाल है उन लोगों के लिए, बाकियों के एडवांस का सवाल है जी, आगे चलें। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज बला बला। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज बला। चौथा बुलेट छोड़ें, इतने बुलेट इकट्ठे नहीं होने चाहिए, चौथा बुलेट फिलहाल छोड़ दें। ओके, लेट अस स्टार्ट। किसका सवाल है? कैसे पता चला, कैसे पता चला? कहाँ लिखा हुआ है? टेकन ऑन। ये कुश्ती नहीं हो रही, टेकन ऑन। अच्छा जी, वॉज टेकन ऑन लीज, यहां से पता चला लेसी का सवाल है। लो वैल्यू एसेट है 1 million का, भाई ऐसे एक में लो वैल्यू, लुटना चाहिए लो वैल्यू। ओके, व्हीकल है और ऐसे छोटी सी लीज है, 4 महीने की, 4 साल की लीज है। तो ये कौन सी लीज है? नॉर्मल लीज। तो मेरे भाई
मेरे भाई हेड्स डाउन, बी अटेंटिव। मुझे बता दो नॉर्मल लीज लेसी का सवाल कहां से शुरू होता है? बोले बोले बोले। लीज पेमेंट से, लीज पेमेंट से। अगर आप कहेंगे ये अगर ये वर्किंग माने तो फिर ए की सी, ओके ए सी। कल टाइम निकालें, कल भी थोड़ा आए, थोड़ा सा टाइम होगा कोई? अच्छा, कोशिश की जा रही है इतवार कम से कम बुलाया जाए, इसके लिए थोड़ा अब होमवर्क वगैरह आप अच्छे तरीके से आप कर लें तो उम्मीद है कि इतवारें कम लगानी पड़ेंगी। वैसे इतवार तो है ही लगने के लिए। अच्छा जी, किराया कितना है जी? 0.3 मिलियन इंटू 4 साल इज इक्वल टू 1.2 million. It is lease payment. Okay, every guy, you guy. Okay. बोले me guy. Okay, present value of lease payment. 0.3 जमा 0.3, 1 minus 1.13701 raised to power minus 3 divided by 0.13701 is equal to 1. लास्ट वाले भाई अगर नजर नहीं आ रहा, 1. ओके, अच्छा जी। नाउ डेट, install, print, int, val. Okay, let's start with 1. साथ वाला भी 1 ही है, इसकी कदर किया करें। अच्छा जी, मुझे बताएं ये लीज कब शुरू हो रही है? बोले लीज कब शुरू हो रही है? नहीं पता तो कब से शुरू कर लें फिर? एज्यूम करते हैं अगले साल से शुरू होनी है। एज्यूम अगले साल से शुरू होनी है। चलो जी, पॉइंट 2 मैंने इग्नोर कर दिया। एज्यूमिंग लीज 2010 से शुरू होनी है। ये पुराने सवाल हैं, अब नहीं ऐसे आते, अब बड़े प्रॉपर अच्छे सवाल आई कर देते हैं। ये पुराने सवाल है, नहीं इसमें पता चला लीज कब शुरू होनी है। तो ये कम जनवरी 9 को ही शुरू हो रही होगी, बल्कि इसमें लिखा हुआ है 9 के साल में हो रही है। एडवांस का सवाल है। काफी है, ठीक है, बस 1 साल का बन गया। या एस ने चीजें भेज के, सॉरी ये नहीं हो सकता था, ये इधर डेटर आने हैं, मादरत, ये फिर इधर डेटर आते हैं, फिर एस की किताबों में डेटर आते हैं, इसको इधर ही रखें जी। बोलें कितना? लिखो 0.7 मल्टीप्लाई करो 0.13701, 2 माइनस आ रहे होंगे, 2 माइनस इज इक्वल टू वाला बटन ढूंढो, दबाओ। या नहीं आवाज आ रही है? 0.1, ठीक है, खड़े रहो, बस काफी है। होमवर्क चेक करा दो, बैठ जाओ। होमवर्क कल वाला साथ वाले से क्या फायदा है इसे सीए करने का? साथ वाले का होमवर्क चेक करें, जल्दी जल्दी जल्दी, साथ वाले का होमवर्क चेक करें। भाई इधर आओ, होमवर्क चेक कराओ। होमवर्क 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 चेक करें, होमवर्क 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 खड़े हो जाओ। असल में सवाल में टाइम है खुला, कोई मसला नहीं आज। होमवर्क इस तरह तो नहीं होगा सीए, ये होमवर्क होमवर्क। और छुट्टी वाले भी पूछ लेते हैं फोन करके होमवर्क क्या, जाने दो, वो जिसको जज्बा हो ना वो सब करता है, वो आपके घर आ जाते हैं समझाएं जी। ये कोई बात नहीं है, आज तो आगे ही बढ़े, आज वाला देख ले पहले जी।
गुड गुड। भाई इतने शरीफ बन के बैठे होते, होमवर्क नहीं क्या? जी, इससे क्या फायदा क्लास? आप ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे पीएचडी कर रहे हो और होमवर्क कर नहीं रहे हो। ये क्या, ये तो जो कल मैंने कराया था वो है ना, जो होमवर्क है वो दिखाओ। टेस्ट की प्रैक्टिस की है जो। जी आप बैठे। साथ वाले के रजिस्टर पे लिखें सुस्त बंदा। लिखें लिखें, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। जी 69 में कौन से वाले में? 69 तो गलती से दे दिया होगा, वो तो था ही नहीं। अच्छा अच्छा सॉरी, ये फर्क। हाँ इसमें क्या करना है? ये जो डिप्रिसिएशन है, हाँ ये ओके। भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हजरात सारे सुन लें। चलें इसी सवाल में मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी इट्स ओवर नाउ। जनरल एंट्रीज करके मैं टाइम ज़ाया करने लगा हूँ। जनरल एंट्रीज सवाल का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, लेकिन लेसी की जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। लेसी की जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है, इसलिए 5 साल पे डिप्रिशिएट करेंगे, 4 साल पे, 4 साल पे। तो ऐसी एंट्रीज कर रहा हूँ आपके सामने। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जी बोलें कितने से? भाई देखना इधर आए में तो यकम जनवरी 9, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। जी 31/12/9। बोले 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 बोले। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जी बोले 0.1। जी ये लीज के शुरू के लेक्चर थे। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25। क्लियर? अच्छा भाई, क्या यही है लेसी की एंट्रीज? यस। एसेट लीज पे लिया, किराया दिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, रिकॉर्ड किया क्योंकि एडवांस का सवाल है, और डेप्रिशिएट किया। अब अगर आपके ज़हनों में घर जाके आए कि जी इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन की एंट्री तो मैंने कर ली, चलो मैं रेंट पेड की एंट्री भी कर दूं,
ओ नहीं भाई, एंट्रीज तो सिर्फ IFRS के रूल्स के मुताबिक करनी है। अब अगर आप कहें मैं एंट्री ये करूं रेंट, डेबिट, कैश, क्रेडिट, तो फिर ये किसकी एंट्री है? तो अगर जनरल एंट्रीज पेपर में मांगी जाए तो यू आर नॉट सपोज टू पास जनरल एंट्रीज एज पर टैक्स रूल्स। टैक्स वालों ने जो एंट्रीज की हैं वो हमने नहीं करनी होती पेपर में, वो हमने सिर्फ करंट टैक्स की वर्किंग में करनी होती हैं। ठीक है, एंट्रीज वही हैं जो आपको IFRS 16 में पढ़ा दी। हाँ, इसके बाद दो एंट्रीज होंगी अगर सवाल कहे, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। सिमिलरली इसी तरह लेसर है, लेसर में कौन सी एंट्रीज करनी है, जो IFRS रूल्स के मुताबिक है या जो टैक्स रूल्स के मुताबिक है? एंड पे दो एंट्रीज डाल देनी है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। जी समझ आ गई? तो वो तो टैक्स डिप्रिसिएशन है, उसकी एंट्री तो टैक्स वाले जो भी चाहते हैं उसकी एंट्री होती है, या उसको करंट टैक्स में रिकॉर्ड करते हैं बस। अकाउंटिंग वाले जो चाहते हैं एंट्री उसकी होती है, जो टैक्स वाले चाहते हैं उसकी एंट्री नहीं होती। बहरहाल इसको मिटाता हूं, इसका क्या फायदा है। चलें जी, फिगर्स पोस्ट करवाएं, फिगर्स पोस्ट करवाएं। मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपने चौथा बुलेट नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिए तो ये आपका अपना मसला। इसको ड्रॉ कैसे करने पहले ये तो देख ले, रिवाइज करें। रिसीवेबल एक्सपेंस बोले, 2009 के साल का इंटरेस्ट क्या 9 के आखिरी दिन नजर आएगा या 10 के पहले दिन? कितना? ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा। ओके अच्छा जी, डेप्रिसिएशन बोले 0.25। ओके, रेंट पेड, लेकिन किस साल का? 9 का। 9 के साल का रेंट पेड, 10 की नहीं उठाना, 9 के साल। कितना? टैक्स वाले क्या माइनस करने देते हैं? रेंटल पेड। रेंटल पेड, रेंटल पेड कितना है जरा 9 के साल में ढूंढ के बताएं। 0.3। ओके, इधर आ जाए। राइट ऑफ यूज कैरिंग अमाउंट 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 जी 0.75। ये कितना था जी? बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे, ये गलत जगह लाइन लगी हुई है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। ये प्याला नॉन करंट 0.2 और 0.7। अच्छा, इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन खत्म कर दें। मुझे बताएं, इंटरेस्ट पेएबल एडवांस के सवाल में आएगा? 31/12/9 का इंटरेस्ट 31/12/9 को पे हो जाएगा या 10 की सुबह? तो 31/12/9 की रात क्या होगा? पेएबल। कितना? क्लियर? और इन सबके टैक्स बेस वो आपको बता दिया था। लेसी कहता है मैंने एसेट किराए पे लिया हुआ है, लीज पे नहीं लिया हुआ, टैक्स वालों के एंगल से। तो ये तो कल छुट्टी जिन्होंने की है उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये वाला जो सवाल मैं करा रहा हूं इसका तो परसों के पड़े हुए से ताल्लुक है। क्लियर? नोट कर। चलें जी, परसों वाला लेसी भी रिवाइज हो गया। जी, any question till now?
फिर भी इसी तरह करेंगे, वो एंड पे देखा जाएगा क्या करना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं। अगर होता ऑप्शन फिर भी इसी तरह गुड्स एंड ट्रांजिट आ सकता। ओके, सवाल आया पेपर में किसका? लेसी का। किसका सवाल आया? लेसी का। लेसी का सवाल आया पेपर में। क्या करने भाई लेसी के सवाल के अंदर? उसने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डाला होगा? होंठ हिला लें, इंटरेस्ट और इसे क्या कर दें? रिवर्स। उसकी जगह क्या रिकॉर्ड कर दें? अगर एंट्रीज करनी हो तो सिर्फ इंटरेस्ट एप्रिसिएशन की करते हैं, रेंट पेड की कोई एंट्री नहीं है, बस तो समझने के लिए करंट टैक्स में माइनस करना है। ओके, बैलेंस शीट में टैक्स वालों ने क्या, अकाउंटिंग वालों ने क्या शो किया होगा? लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल। कल मैंने लेसी बनाया था इधर छोटा सा, और लेसी की नजर में लिखा था ऐसे 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 करके, आई विल पे रेंट एंड रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस। तो लेसी की बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। किन की नजर में? टैक्स वालों की नजर में। ठीक है, चलें जी, अब पढ़ें चौथा बुलेट। Accounting depreciation on leased vehicle is included in the depreciation referred to in one above. मतलब बताएं, Accounting depreciation on lease vehicle is included in depreciation in one above. कहते हैं ये जो लीज पे व्हीकल ली हुई है इसकी डेप्रिसिएशन, पहले तो लिखे ना 0.25 है, चौथे बुलेट के आगे लिखे है कितनी? 0.25 इज इंक्लूडेड इन वन अबव। क्या मतलब? ऊपर वाले 10 में क्या है? शामिल है ऊपर वाले 10 में, इसीलिए उसने ऊपर वाले 10 में खाली लफ्ज लिखा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का, वरना वो लिख सकता था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एंड लीज्ड, लेकिन उसने खाली लफ्ज लिखा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है उसमें कौन कौन सी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? अगर ये चौथा बुलेट ना लिखा होता ना तो फिर मैं यही कहता है ज्यूम कर लें नहीं पड़ी हुई उसमें, लेकिन चौथा बुलेट वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि लीज वालों की भी डेप्रिसिएशन उसमें पड़ी हुई है। हालांकि हम अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ कौन सी डेप्रिसिएशन होगी? ओन्ड वालों की। अब क्या करें जी? नहीं, माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस बस काफी है। ऑन बस 0.25 उसमें पड़ा हुआ था, हमने गलती से एक दफा दोबारा ऐड कर दिया था, लेकिन मैंने ऐड इसलिए किया था ताकि आपको फॉर्मेट याद रहे। फॉर्मेट हमारा वही है जो आपको बता दिया, ये तो इस सवाल में थोड़ा सा चेंज आया। समझ आ गई? तरह हाथ पे कर दें, ठीक है। ऑन एसेट की डेप्रिसिएशन में किन एसेट की डेप्रिसिएशन पड़ी है? लीज वालों की। अब लीज वालों की हमें दोबारा ऐड करनी है या दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है? जी पढ़ लें 0.4 और अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन निकाल दें। डेवलपमेंट को अंडरलाइन करके लिख लें इंटेंजिबल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंजिबल की होती है, ये ना लफ्ज खास है IS 38 के लिए, जब पढ़ेंगे फिर डिस्कस हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट IS 38 में होती है।
Okay. रिसर्च एंड वो बातें शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 15 मिलियन वर इनकर्ड इन 2007 एंड आर बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर। देख लें सवाल की तरफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 15 मिलियन वर इनकर्ड इन 2007 एंड आर बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 15 फॉर टैक्स पर्पस। छोड़ें, हमें क्या, पहले अकाउंटिंग की तो बात करें। फॉर टैक्स पर्पज से हमें क्या जी, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज डिप्रिसिएशन? 1.5। 10 से डिवाइड ना 15 से। व्हाट इज डिप्रिसिएशन? 1 या अमोर्टाइजेशन 1। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, accounting cost, accounting amortization, accounting amortization, accounting amortization. What is WDV? 15 -1 एसेट अकाउंट मैं नहीं बना रहा, ऐसी एसेट अकाउंट लंबा सा क्या बनाए। What is WDV? What is this accounting cost? What is this accounting amortization, accounting WDV? Clear? Okay, wait. वो गुड्स एंड ट्रांजिट होती हैं जो पी ने किसी बाहर के बंदे से मंगवाई है ऑर्डर करके, वो दूसरी चीज है। अच्छा, कुछ और करें, जो कह रहे हैं उसको छोड़ें। अकाउंटिंग वालों के WDV 12, अकाउंटिंग वालों के WDV 12, ये इजी मार्क्स हमारे गेन हो गए। अच्छा भाई, कितने लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, तकरीबन सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ने पढ़ा हुआ है, हाथ नहीं खड़ा किया, खैर है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि कभी ऐसा हुआ कि अकाउंटिंग और टैक्स वालों की कॉस्ट में इख्तलाफ हो गया हो? कॉस्ट में आज तक ऐसी कभी बात नहीं की हमने क्लास में। अकाउंटिंग और टैक्स वालों की कॉस्ट में इख्तलाफ हो गया हो? हाँ बिल्कुल भाई, सही पहुंच गए। गाड़ी 40, 50 लाख, 60 लाख की ली, टैक्स वाले कहते थे नहीं 25 लाख की ली। अब याद आ रहा है आपको, अब थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं। अगर गाड़ी 30 लाख की ली, 35 लाख की ली, 4 मिलियन की ली, 5 मिलियन की ली, 6 मिलियन की ली, अकाउंटिंग वाले कहते थे 7 मिलियन की गाड़ी ली, टैक्स वाले कहते थे एज्यूम कर लो कितने की गाड़ी ली, 2.5 मिलियन की। तो इट मे हैपन इन द रियल वर्ल्ड कि कभी ऐसा हो प्रैक्टिकली कि अकाउंटिंग और टैक्स वालों की कॉस्ट में ही लड़ाई पड़ जाए। डेप्रिसिएशन रेट की तो लड़ाई अपनी जगह, वो तो पढ़नी है, कॉस्ट की ही लड़ाई पड़ जाए। अब जरा अगली लाइन पढ़ें।
ये वो वाली लड़ाई लड़ी है, 15 पे ही लड़ाई होगी, 15 पे ही लड़ाई होगी। आई होप आप समझ आ जाएगा। फॉर टैक्स पर्पजेस, अच्छा टैक्स वाले आए, टैक्स वालों ने कहा ये क्या रिसर्च कर रहे हो? हमने कहा जी साइंसदान बिठाए हुए हैं, उसमें जो है वो आइंस्टाइन तो अब चला गया, लेकिन जो है वो अब्दुल कदीर भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग जिंदा हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं हम, और सारे हमारे पास रसीदें मौजूद हैं, और रिसर्च डेवलपमेंट करके हम फॉर्मूला बना रहे हैं। वो फॉर्मूला एक इंटेंजिबल है। टैक्स वालों ने कहा जी मुझे 15 मिलियन के बिल दिखाओ, जो आपने तनख्वाहें दी कदीर खान भाई को, 15 मिलियन के बिल दिखाओ। फॉर टैक्स पर्पजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ इन 10 ईयर्स। इसको तो छोड़ें, ये तो लाइफ का इख्तलाफ है, एक और इख्तलाफ भी आगे। However, 10% expenses were not verifiable. हम जब बिल ढूंढने लगे तो 10% के बिल हमारे से गुम हो गए, वेरीफाई नहीं हो रहे, एंड हेंस नॉट क्लेम्ड, और हम उन्हें क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स वालों की नजर में हम उन्हें क्लेम ही नहीं कर सकते। अब बता दें, जब टैक्स वाले रसीदें मांगने आए तो हमने 15 मिलियन की प्रॉपर रसीदें दिखाई या 10% रसीदें गुम हो गई? अब 15 ज़रब 10% बताएं कितनी रसीदें गुम हो गई? 1.5। तो 1.5 15 में से माइनस करें 1.5। इफ 1.5 is not verifiable, then it means that 13.5 is verifiable. What is total bill of research and development? 15. Total bill 15. What is not verifiable? Then it means the remaining is. So what is the cost as per tax rules? 13.5. Now please split it. 1 ये अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, ये टैक्स अमोर्टाइजेशन। जी कितने लोगों ने 1.35 ही निकाली थी अमोर्टाइजेशन? गुड जी। इज इक्वल टू 10.9.45। लगता है कुछ अभी भी 15 में से माइनस कर रहे थे। कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। जी अच्छा, अब हमारी आंख कहां होनी चाहिए? सिर्फ इधर हमारी आंख। मेरे भाई, मेरे मोबाइल वाले भाई, ये लो ये लो ये लो ये लो, एक और, ये लो एक और, ये लो एक और, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। आइंदा मोबाइल इस्तेमाल करो। अब खड़े हो जाओ, 4 कैच नहीं किए। क्या मोबाइल क्यों? घर से, मेरे भी घर से आती है। मैंने उनको बता दिया है कि क्लास में हम कुछ नहीं कर सकता, घर से ही कॉल आती है, वो बंदा क्या करे फिर। बता दिया है सीए करवा रहा हूँ, आप लोगों ने बता दिया है सीए कर रहा हूँ। ओके अच्छा जी, व्हाट इज अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन? व्हाट इज टैक्स अमोर्टाइजेशन? व्हाट इज अकाउंटिंग WDV? व्हाट इज टैक्स WDV? 9.45। Accounting rules have their own BV and tax rules have their own BV. WDV. टाइम ज़ाया हुआ है ना, कोई खास फायदा नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई खास फायदा नहीं हुआ। रिवीजन हो गई है, चलो लेसी की रिवीजन हो गई, IAS 16 की रिवीजन हो, एक पूरी बिग पिक्चर सामने आ गई कि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को कैसे देखा जाता है। ओके चलें जी। 0.5 एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%। अच्छा भाई ये बता दें, PPE ओन की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ये बताएं। खंगालें जरा सवाल को, देखें देखें कुछ नहीं, देखें नीचे नीचे क्या गिरा,
पीपी ऑन की कैरिंग अमाउंट एक्स बेस अंदर छुपी होगी सफे के, ऐसे करके देख, ऐसे करके देख। जी सवाल में टॉप पे लिखें कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ पीपी ओन्ड इज नॉट गिवन। सवाल के टॉप पे लिखें कैरिंग अमाउंट, जहां कैफ 7 लिखा हुआ है वहां से लिखना शुरू करें। कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस किसकी गिवन नहीं है? आपको याद है हमने एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन 2 किया था और कल एक सवाल, परसों एक सवाल किया था, दोनों में ना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी गिवन थी, टी काउंट बनाए थे, पास्ट पेपर क्वेश्चन टी काउंट बनाए थे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी गिवन थी, डेप्रिसिएशन गिवन थी। और परसों वाले सवाल में तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एडिशन डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन थी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्वेश्चन विच इज मिसिंग हियर, जो मिसिंग है। और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। व्हाई? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इज नॉट गिवन। जी क्या लिखा आपने अभी तक? कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ पीपी इज नॉट गिवन, so we cannot complete, लिख लें कुछ नहीं होता, so we cannot complete deferred tax working through balance sheet approach। ये बैलेंस शीट अप्रोच होती है ना, बैलेंस शीट की फिगर्स आती हैं। We cannot complete deferred tax working through balance sheet approach, so अगे फिर so दोबारा, so we will apply a variety here, so we will apply a variety here, that is a spin ball, that is profit and loss approach। So we will apply a variety here, that is profit and loss approach, profit and loss approach। Okay, come here। इसको काट दें, ये गलती से हमने कर दिया था। पेपर में आप जब इस स्टेज पे पहुंचेंगे you will realize you have done a blunder। तो अब क्या करेंगे? there is another approach, there is another approach working to a modified version, ठीक है? लेकिन ये modified version deferred tax liability नहीं देगा, ये DTE देगा। ये मॉडिफाइड वर्जन डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस देगा डायरेक्ट, वो जो टी अकाउंट में बैलेंसिंग आता था, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ये एज ऑन नहीं देगा, ये मॉडिफाइड वर्जन फॉर द ईयर देगा, फॉर द ईयर। ओके, इसकी बजाय ये वर्किंग भी जैसी है। अच्छा मुझे ये बता दें कितनी आई थी अमोर्टाइजेशन? 1.52.45 and tax at the rate of जितने ही एंट्री कर लेता है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इट्स बट नेचुरल। तो डेटर डेबिट से डेटर, आप कह रहे हैं ना डेटर डेबिट हुआ है, मैं कह रहा हूं हाँ सेल विद व्हाट इज दिस अकाउंटिंग। ओ मॉडिफाइड अप्रोच आने लगी है, देख ही नहीं रहे, फास्ट बॉलर चला गया है, अब स्पिनर आ रहा है, ऊपर देखते रहे। ये क्या है? जिस तरह आप स्ट्रेट लाइन डब्ल्यूडीवी सीखते थे ना इंट्रो में, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, आज डब्ल्यूडीवी शुरू होगा। आपके आंखें, ये कौन सा मेथड है? जब इंट्रो की क्लास में बैठे होते थे, जब कुछ पता नहीं होता था। ओके, अनप्रेजेंटेड समझा दिए, कल हम अनक्रेडिटेड पढ़ेंगे, अगले दिन आप अनक्रेडिटेड आज पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं? ओके, अभी भी भूले हैं वो अपनी जगह। अच्छा, अब आप बता दें, ये अप्रोच अब यूज नहीं करेंगे, एक नई अप्रोच यूज करेंगे। ये किसकी डब्ल्यूडीवी है?
अकाउंटिंग वालों की, इसकी जगह अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, बिल्कुल सेम अप्रोच है। ये किसकी डब्ल्यूडीमी है? टैक्स वालों की। इसकी जगह टैक्स वालों का प्रॉफिट, ये क्या लिखा हुआ है? डिफ। डिफ, ये क्या लिखा हुआ है? बैठ जाओ, 53 52 पे मारना शुरू कर देंगे, ठीक है? 55 तक है ना? ओके। टेस्ट, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। शर्मा क्यों रहा यार, मैं हाथ दूंगी मैंने। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची हैं, सब्सिडरी तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची? यूजिंग, सवाल पे तो देखने की कोई लॉजिक नहीं थी, तो मोबाइल पे देख रहे होगे इस वक्त, सवाल तो ओके। टेल मी द अकाउंटिंग प्रॉफिट। नो इट्स नॉट 10, इट्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। टेल मी द, ओके, टेल मी द टैक्स वालों का प्रॉफिट। 52.45। जी, टेल मी द डिफरेंस। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। 2.45, 0.86। So it is a modified version of which we were doing since long. ये एक modified version है, इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। ये क्यों लगानी पड़ी? बोले मजबूरी में। ये क्यों लगानी पड़ी? जब मजबूरी हुआ करेगी तब लगाया करेंगे। बोले आगे बोले, हर बंदे के साथ मजबूरियां लगी हुई हैं। मेरे साथ आज क्या मजबूरी लगी हुई है? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस मजबूरी की वजह से मैं क्या करूंगा, मैं इस अप्रोच को नहीं फॉलो करूंगा, आज मैं नई अप्रोच लगाऊंगा। इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन। ओके, आज अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। ये जो है ना, ये जो भी है, ये इस साल का डिफरेंस नहीं होता, ये आज तक का डिफरेंस देता है। वाई? इट इज कैरिंग अमाउंट। एसेट 100 रुपए का खरीदा था, बल्कि यहां देखें, यहां देखें, ये 12, 15 -1 -1 -1 -1 12, 13.5 -1.35 -1.3 -1.35। वो जो सारे सालों का कैरी डाउन ये है, ये इस साल का डिफरेंस है या ये आज तक का डिफरेंस है? इसलिए ये जो आता था इसको डीटीएल के कैरी डाउन में लेके जाते थे, और ब्रॉड डाउन में पुराने साल का आज तक का डिफरेंस पड़ा होता था, और डीटी इस साल का डिफरेंस आ जाता था। लेकिन ये आज तक का डिफरेंस नहीं है, ये इस साल का डिफरेंस है। तो भाई समझा रही है बात? यू आर फीलिंग समथिंग? वॉच हियर अगेन। ये 12 कैसे निकला? 15 -1 -1 -1, ये 13.5, ये 9.45 कैसे निकला? माइनस। आप बोले आज लॉजिक थोड़ी सी डीटीएल के अकाउंट की। अच्छा, अब मुझे बता दें, ये 0.35 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इधर क्यों नहीं 0.35 का डिफरेंस आ रहा? ये 3 सालों का कम्युलेटिव डिफरेंस है, ये 3 सालों का कम्युलेटिव डिफरेंस है। ये सिर्फ किस साल का डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस है। अब बता दें, आज तक का डिफरेंस ये है। ये जो फिगर निकलती थी टैक्स की, इसको हम डीटीएल अकाउंट का क्या बनाते थे? कैरी डाउन बनाते थे, और ऊपर ब्रॉड डाउन सवाल में गिवन होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, परसों वाला सवाल और उससे पिछले दिन वाला सवाल ब्रॉड डाउन सवाल में गिवन होता था। वो जो ब्रॉड डाउन सवाल में गिवन होता था वो साल के एंड तक का डिफरेंस होता था या हमारे साल के शुरू तक का? अब हमारे साल के शुरू तक का डिफरेंस ब्रॉड डाउन में गिवन है,
कैरी डाउन हम खुद लिखते थे, डीटी को क्या निकालते थे, वो जो डीटी बैलेंस ही निकलता था वो इस साल का हमारे और टैक्स वालों का डिफरेंस निकल आता था। तो भाई प्रॉफिट अनसोल्ड कितनी एस आगे नहीं बेच सका, अनसोल्ड का मतलब ये नहीं पी, अनसोल्ड का मतलब एस आगे कितनी नहीं बेच सका, जो पहुंची नहीं 7, इस साल का डिफरेंस, व्हाट दिस विल गिव, आज तक का डिफरेंस। इसलिए ये जो आता था इसको हम कैरी डाउन बनाते थे, और अगर इसको और इसको पकड़ूं मैं तो ये भी इस साल का डिफरेंस है, ये डेप्रिसिएशन वाला भी इस साल का डिफरेंस है, और ये इंटरेस्ट वाला भी इस साल का डिफरेंस है सिर्फ। तो इसमें सारे करंट ईयर के डिफरेंसेस पड़े होते हैं। और इसमें लीज एसेट की बात कर लें, अगर तीसरे साल का एंड है तो यहां राइट ऑफ यूज तीसरे साल के एंड वाली आ रही होगी, तो आज तक का डिफरेंस आएगा। तो ये फिगर्स बैलेंस शीट अप्रोच थी। ये कौन सी अप्रोच है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। इसमें बैलेंस शीट वाली फिगर्स लेते थे। ये वर्किंग करंट टैक्स की वर्किंग से डिराइव होती है। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 50, टैक्स वालों का प्रॉफिट। मंडे की सुबह बताएंगे कि ये अप्रोच कब यूज करनी है, ये कब यूज करनी है, लेकिन आपको ये समझ आ गया आज ये क्यों यूज करनी है, बिकॉज वो अप्रोच हमें ऑब्जेक्टिव हासिल करने नहीं दे रही थी। ठीक है, अगर आप मुझे जबरदस्ती भी कहें कि 10 और 7 का डिफरेंस यहां लिख दें 3, वो गलत है, वो इस साल का डिफरेंस है। मुझे इस साल का डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आज तक का डिफरेंस। अब मुझे ये बता दें, इफ आज तक का डिफरेंस गिव्स अस कैरेट डाउन ऑफ डीटीएल, देन इस साल का डिफरेंस विल गिव अस कैरेट डाउन ऑफ डीटीएल और नो व्हाट दिस विल गिव, वो जो बैलेंसिंग निकलता था, वो जो था, वो ये फिगर हमें देगी। ओह, अब आपको पता है कि टी काउंट में तो कभी इधर आता था, कभी इधर आता था। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि इधर जब आता था बैलेंसिंग, तो इसको कहते थे रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस कैसे, डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। और कभी कभी इधर भी आ जाता था, वो बहुत कम आता था, इसे कहते थे रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस जी, इसका नाम इस साइड पे अगर डीटी आए, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन जहां मर्जी आए, अगर इधर आए तो इसका नाम और इधर रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। ओके, इधर भी बड़ा आसान है डिसाइड करना कि रिकॉर्डिंग है या रिवर्सल है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती थी, ऐसे पता चल जाया करेगा। ठीक है, ऐसे पता चल जाया करेगा। बोले 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 तो कौन सा साइन लगाएं, मुझे ये बता दें, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल। मैंने ये रूल आपको बताया नहीं, वहां लॉजिक सोचनी पड़ेगी आपको। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है डिडक्टेबल, बोले बोले भाई बोले, कौन सा कौन सा सोचें। अच्छा जी, हम अकाउंटिंग वाले कितने पे टैक्स दे रहे हैं, 50 पे, और टैक्स वाले ने किस पे टैक्स ले लिया है। अच्छा, टैक्स वाले इतने अच्छे हैं, 52 पे टैक्स लेके हमें छोड़ देंगे। 52 पे हमने टैक्स दे दिया है। अब बताएं फ्यूचर के अंदर क्या होगा, बोले बोले बोले, फ्यूचर के अंदर क्या होगा। कभी ना कभी 2.45 हम भी तो अकाउंटिंग में डालेंगे ना। अभी हमने किस पे टैक्स दे दिया है, 52 पे, और अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था, 50। आप बोलें कभी ना कभी क्या होगा, ये बराबर होगा कभी ना कभी, ये डिफरेंस खत्म होगा। ये टेम्परेरी डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस है। अब जरा सोच के बताएं, हमें आज 52 पे टैक्स दे दिया, यानी 2 पे ज्यादा दे देंगे। अब 2 पे ज्यादा टैक्स देने की वजह से हम अपने आप को एंटाइटल्ड फील करेंगे। थिंक सोचें सोचें सोचें, बेशक घर जाके सोच लीजिएगा। क्लोज कर देते हैं इस बात को, यहां पे छोड़ देते हैं, घर जाके सोचिएगा। हम अपने आप को क्या फील करेंगे, एंटाइटल्ड। क्यों, हुकूमत को टैक्स किस पे दे रहे हैं,
52 पॉइंट, इसमें कितने पे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? अब 2.45 पे अगर हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो 2.45 पे ज्यादा टैक्स देने की वजह से अपने आप को क्या फील करेंगे? एंटाइटल्ड फील करेंगे। एंटाइटल्ड कैसे फील करेंगे? अभी 2.45 पे दे दिया है, फिर कभी बचेगा ना, अब फिर कभी बचेगा तो अपने आप को क्या फील करेंगे? आप बोलें इस डिफरेंस का नाम डिडक्टेबल, और ये क्या राइज होगा? डेफर टैक्स एसेट। ये क्या राइज होगा? डेफर टैक्स। लेकिन इसको छोड़ दें, आखिरी टाइम में ऐसी बातें नहीं समझ आती होती, इसको मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको मंडे। एक मिनट सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। क्या करनी है? सवाल की रिक्वायरमेंट मुझे पूरी करा लेने दें। जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स की जर्नल एंट्रीज करनी है। करें जी। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। करें। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। अगली एंट्री ब्रैकेट में लिखें डेफर टैक्स की होगी, लेकिन एंट्री मैं आज नहीं करा रहा, इट्स एनफ फॉर टुडे। एंट्री आज नहीं करा रहा, एंट्री आपको जो है वो मंडे को कराई जाएगी। लेकिन मंडे को तो फिर 7:15 से 7:25 तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ये 50-60 को तो समझ नहीं आएगी एंट्री, ठीक है? वो जो 40-50 टाइम पे आने वाले उन्हीं के लिए होगी। होमवर्क में कोई भी सवाल इस पैटर्न पे नहीं है। इस पैटर्न पे एक सवाल आया था 2010 में, ये वाला जो 2010 से लेके अब कौन सा साल है? 9 साल से ऐसा सवाल नहीं आया। 9 साल हो गए ऐसा सवाल नहीं आया। 9 साल से कोई ऐसा सवाल नहीं आया। इस सवाल में क्या मजबूरी थी? कैरिंग अमाउंट, और इसलिए इस सवाल पे ज्यादा फोकस नहीं करना, जाके घर में बाकी जो होमवर्क वाले सवाल हैं उन पे फोकस करो। समझ आ गया वैसे थोड़ा बहुत अप्रोच? लाओ भाई टेस्ट बांटे।